नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खंबाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपके होस्ट रायत्री देवी। अहमदाबाद एयर क्रैश के बारे में कुछ एक ऐसे फैक्ट सामने आए हैं जो ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि इट इज नॉट अ सिंपल क्रैश। देयर इज लुक्स लाइक there is a lot more to it. There are many hidden facts which need to be explored. इस मुद्दे पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मनीष चौधरी। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, ऑल्टरनेट मीडिया और हमारी फैमिली की तरफ से जितने भी लोग इस दुर्घटना में मारे गए हैं उनके लिए भावभीनी श्रद्धांजलि। इसको देखने की जरूरत है, एनालाइज करने की जरूरत है, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि एक के बाद एक दुर्घटनाएं हो रही है। मनीष, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। द प्लेटफॉर्म इज योर्स। थैंक यू गायत्री जी। सबसे पहले जितने भी इस दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति हैं उनके ओम शांति उनके लिए, उनको श्रद्धांजलि। क्योंकि एयरप्लेन घटना ये भारत में मुझे लग रहा है रिसेंट टाइम्स में ये दूसरा बड़ा क्रैश है। एक 2015 में जो लास्ट हुआ था, वहाँ भी एयर इंडिया की एक फ्लाइट मैंगलोर एयरपोर्ट से वो टेबल टॉप रनवे था और वहाँ से गिर गई। लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है। ये जो क्रैश हुआ है इसको अगर देखें इन द फर्स्ट, जो ऑन द फेस वैल्यू जो दिखता है गायत्री जी, उसमें ऐसा है कि जो वीडियोस आई है, प्लेन टेक ऑफ करता है अराउंड 700 फीट तक वो ऊपर क्लाइंब करता है, लेकिन उसके बाद जो उसका ऊपर का क्लाइंब है वो प्लेन नहीं कर पाता है। एंड वहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में जाकर के इट रैम्स डाउन इनटू दैट। तो वहाँ वो क्षतिग्रस्त, वहाँ पे जो मेडिकल के बच्चे उस टाइम समय मेस में थे वो भी बहुत सारे इस दुर्घटना में मारे गए हैं। और जो यात्री थे डेफिनेटली उसके बारे में और क्या ही कहना है। इसमें अगर सीधा देखूं तो ये लगता है कि एक टेक्निकल फेलियर हो सकता है। किस तरह के फेलियर? तो हो सकता है कोई इंजन फेलियर हो। एक थ्योरी आ रही है कि बर्ड स्ट्राइक हुआ होगा क्योंकि रिहायशी एरिया है सामने। दूसरा थ्योरी, अगर बर्ड स्ट्राइक आएगा तो आपको दिखेगा इंजन में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, कुछ ऐसा इश्यू हुआ है, कुछ आग जैसा घटना, वो किसी को दिखा नहीं है वैसा अभी तक के जो वीडियोस हैं। दूसरा चीज है इसमें देखने के लिए गायत्री जी की प्लेन जनरली जब वो टेक आई मीन रनवे से निकलता है टेक ऑफ होने के लिए, तो उसमें से बहुत सारे चेक्स किए जाते हैं कि वेट कितना है प्लेन का। वो मतलब क्योंकि उससे प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, वेट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, सो दैट कि जब वो प्लेन टेक ऑफ करे तो उसके लिए वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो इश्यू हो वो नहीं बहुत ज़्यादा हो। तो ऐसे अलग अलग पैरामीटर चेक्स होते हैं। दैट्स वाई आप देखते हैं कि बहुत सारे जो लोग प्लेन में चढ़े रहते हैं ग्रीन कलर की जर्सी, उनका काम वही होता है, वो फाइनल अप्रूवल लेना। देन तो अगर सब सही है देन पायलट को दिया जाता है कि नो, यू गो गो एंड टेक ऑफ दिस फ्लाइट। और जो वहाँ पे पायलट थे, क्योंकि जनरली उनके ऊपर आ जाता है, तो पायलट भी जो कैप्टन थे उनका 8000 आवर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। जो फर्स्ट ऑफिसर थे उनका 1100 आवर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। और सबसे इसमें इतना, जो फर्स्ट 5 मिनट्स होता है किसी फ्लाइट का टेक ऑफ का, तो वो रिस्की होता है क्योंकि पायलट के पास बहुत ज़्यादा मैन्यूवरिंग टाइम नहीं होता है कि अगर यहाँ कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मैन्यूवर करके वो कहीं और लैंडिंग करवा दें एंड ऑल। जब हम लोग ये सारी बात कर रहे हैं तो एक जो ऑन रिकॉर्ड जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि ये कौन सी फ्लाइट थी। वो थी बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर। वो 787 सीरीज की, ड्रीम लाइनर सीरीज की जो बोइंग की प्लेन है वो है। क्या इस पर्टिकुलर 787-8 का कोई पहले का रिकॉर्ड है क्रैश होने का एंड ऑल? नहीं, ये शायद पहला फैटल क्रैश का ऐसा रिकॉर्ड है। कुछ भी ऐसा पहले नहीं था, लेकिन जरूर 787 सीरीज जो है उसमें हुए हैं, दुर्घटनाएं हुई हैं पहले। अब इसमें तीसरा चीज आता है कि जब ये प्लेन क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट है, ये उड़ी है, क्या इसके साथ कोई सही में ये पायलट एरर है या जो भी है वो तो डीजीसीए जांच करेगी, उसके बाद आएगा। लेकिन दो चीज इसमें समझना बहुत जरूरी है। फर्स्ट, कि इस प्लेन को मेंटेनेंस किसका जिम्मा होता है, वो एक बहुत बड़ा इसमें रोल होता है। क्योंकि ये प्लेन ऐसा नहीं होता है ये 2-4 साल चलती है, ये सालों साल चलती है और मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें। और उसके साथ एक और चीज कि अगर ये जिस एरिया से फ्लाई कर रहा था, क्या ऐसा सही में उसमें एरिया में कुछ रिस्क था? तो आंसर है नहीं, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत कम टाइम से एयरपोर्ट ऑपरेट हो रही है, बहुत लंबा टाइम से चल रहा है एयरपोर्ट। आप वहां पे ऑल ऑफ ए सडन देयर वोंट बी ए ग्लिच। पायलट एक्सपीरियंस्ड है, फ्लाइट में कुछ ऐसा देखने में नहीं आया कि इंजन जल रहा है फिर क्रैश हुआ है। तो फिर आखिर हुआ क्या? इस सारे एंगल में कभी पन्नून का वीडियो बाहर आ रहा है कि उसने धमकी दिया था कि मैं 19 नवंबर को उड़ा दूंगा, लास्ट लास्ट ईयर शायद। और उससे पहले उसके बाद एक आता है कि क्या इसमें कौन से कोई नोटेबल पर्सनालिटीज, तो जो अभी तक नाम आ रहे हैं इनिशियल नेम, उसमें से विजय रूपानी जो गुजरात के एक्स सीएम रहे हैं वो इसमें ट्रैवल कर रहे थे, वो अपने परिवार को लंदन से लाने जा रहे थे। उसके अलावा कोई बड़ा नाम ऐसा आया नहीं है।
बट एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो सबकी नजर जिस पे जा रही है कि इस प्लेन का मेंटेनेंस, जिसका जस्ट अभी मैं बात कर रहा था कि प्लेन का मेंटेनेंस किसके अंदर है। तो वो जो एमआरओ है गायत्री जी, वो एयर इंडिया का, अगर आपको सबको बताओ एयर इंडिया एक्सप्रेस भी अभी एयर इंडिया ग्रुप का है, तो उसके थ्रू ये जो एमआरओ है, ये आपने जो भी स्क्रीन पे शेयर किया था, ये उसी कंपनी के पास है। इस कंपनी का नाम है टर्किश टेक्निक। इसके पास है। एमआरओ का फुल फॉर्म होता है मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल। और ये एयर एशिया जो पहले था वो एयर इंडिया एक्सप्रेस हो गया। एयर इंडिया एक्सप्रेस और इसके बीच का ये कोलैबोरेशन था, जिसमें ये जो टर्किश टेक्निक जो कंपनी है वो पर्टिकुलरली फोकस कर रही थी बोइंग 737-8 737-10 फ्लीट एंड जो बाकी और भी जितने भी इसके प्लेन थे उसके मेंटेनेंस के ऊपर। अब ये चल रहा था, सब चल रहा था, इन्होंने फोटो भी डाला था जो आप देख रहे हैं। ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 190 फ्लाइट की फ्लीट होने वाली थी जिसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल थे। और उसके अलावा वहाँ पे एक और एयरलाइंस कंपनी काम कर रही थी, ये अहमदाबाद एयरपोर्ट पे, उससे भी जिसका नाम बहुत ज़्यादा आया। और इस दोनों कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाता है आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि ये दोनों टर्किश कंपनी थी, जो एमआरओ कंपनी थी ये। और उसके अलावा जो सेलेबी जो कि वो ग्राउंड मेंटेनेंस और उस समय काम करती, दोनों का कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाता है। और जब कभी भी इस तरीके का जो फ्लाइट हाईजैक होना इज अ सेपरेट थिंग, कि हाईजैक हो गया वहां पे, अब कोई घुस गया अंदर हाईजैक कर लिया, बट जो फ्लाइट में टेक्निकल एरर्स कॉज करना इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट अनटिल अनलेस टेक्निकल इनेबलमेंट नहीं हो। तो अगर इसमें किसी तरीके का फॉल प्ले हम सस्पेक्ट करते हैं, जो कि हमारे लिए सिर्फ स्पेकुलेशन है, व्हेन डीजीसीए एंड द बोइंग एंड अदर एक्सपर्ट्स विल गो एंड इन्वेस्टिगेट, फ्लाइट रिकॉर्डर से पता चलेगा तो इससे पता चलेगा। तो ये एक एंगल है जो डेफिनेटली अभी देखिए जिस तरीके का हाई ट्रेंड टेंशन भारत पाकिस्तान और उसके कारण जो काइंड ऑफ ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन जो क्रिएट हुआ है, कि हम इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट्स दे रहे हैं, हमारो कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहा है, जब हम कॉन्ट्रैक्ट्स तोड़े उसके बाद क्या हम बिफोर वी फ्लाइंग द प्लेन्स अगेन आर वी डूइंग द प्रॉपर चेक्स और नॉट। उसके बाद इसमें यहाँ पर क्या ये एक पॉसिबल एंगल है टू इन्वेस्टिगेट, क्योंकि अभी दिस इज वेरी इनिशियल स्टेज, बट डेफिनेटली अभी इंटरनेट के समय में जब सारा इंफॉर्मेशन सबके पास अवेलेबल है, तो क्वेश्चंस भी लोगों के पास हैं, स्पेकुलेशंस भी है। जिस तरीके से जो देश इसमें इन्वॉल्व इसका नाम अभी हम ले रहे हैं, उसका जैसा इतिहास रहा है या जिस तरीके से काम करने का तरीका रहा है, आप उसको डिस्काउंट नहीं कर सकते हैं कि ऐसा नहीं हुआ रहेगा। और जब हम इस पे आते हैं कि जनरली पायलट्स के ऊपर डाल दिया जाता है, तो दिस वाज मतलब वो पायलट्स एक्सपीरियंस थे। उसके बाद वो जिस सिचुएशन में ये घटना हुआ है, उस सिचुएशन में जनरली अभी तक वैसे केसेस नहीं देखे गए हैं, या इस फ्लाइट को पहला ऐसा सिनेरियो है जब वो टेक ऑफ किया और 700 फीट के बाद उस नोज डाइव हो गया हो उसका काइंड ऑफ। वो भी अगर आप वीडियो देखेंगे तो नोज डाइव मतलब ऐसे गिरने वाला भी केस नहीं हो रहा है, वो लग रहा है जैसे वो मतलब अपने आप को लिफ्ट नहीं कर रहा हो, सीधा जाके नीचे क्रैश हुआ है। जी गायत्री जी। इसमें टर्किश फाउल प्ले थोड़ा सा इसलिए लॉजिकल लग रहा है, पन्नू का तो खैर केस, पन्नू की वो लेवल नहीं है कि वो प्लेन क्रैश कर सके। इसमें भी सस्पिशियस लग रहा है, कंफर्मेशन कुछ नहीं की जा सकती है, वो सभी के सभी इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेंगे। बट एक चीज जो समझ में आ रही है वो है कि दिस वाज कि दीज आर रेयर इंसिडेंसेस, और रेयर इंसिडेंसेस टेक्निकल फेलियर की वजह से, क्योंकि कई लोगों ने कहा कि दीवार से जाके टकरा गया एरोप्लेन, पर जब हम उसका वीडियो देखते हैं तो वो टेक ऑफ कर रहा है, बस वो थ्रस्ट नहीं ले रहा है ऐसे जाने के लिए। देखिए फ्लाइट ऐसे जाती हैं, ऐसे जाती हैं, यूं ऊपर उठते हुए, ये ऐसे थोड़ा सा ग्राउंड के साथ लट के बिफोर इट टेक्स ऑफ प्रॉपर टेक ऑफ, ये ग्राउंड के साथ बहुत जुड़ी हुई है। और जहां पे क्रैश हुआ दैट इज ऑल्सो मेडिकल कॉलेज। एक looks like कि या some failure has been there, it's not a normal crash and it is not a crash, it's a blast rather, क्योंकि वो फ्लाइट ऐसे ऐसे उड़ रही है और धूम, इट्स नॉट अ क्रैश। क्रैश होता है जब किसी चीज से टकरा जाए, इट्स अ ब्लास्ट इन द फ्लाइट। जी मनीष जी। बिल्कुल, इसका आप देखिए टाइमिंग या जिस तरीके से अगर ये मतलब प्लान्ड है, तो दिस हैज़ बीन हेल ऑफ ए प्लानिंग। क्योंकि अगर आप टाइमिंग देखें गायत्री जी, जब एक फ्लाइट इतने लंबे डिस्टेंस के लिए उड़ती है तो वो अपने फ्यूल कैपेसिटी पूरा ले करके निकलती है।
और ऐसा होता है फ्लाइट का जो मतलब टेक्निकलिटी कि अगर उसका एक सर्टेन वेट अगर रहेगा उस पे, तो वो लैंड भी नहीं कर सकती है। तो कभी ऐसा होता है कि अगर फ्लाइट टेक ऑफ किया और उसको इमरजेंसी लैंडिंग करना हो, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया से आप डायरेक्ट यूएस या कोई लंबा डिस्टेंस लेते हैं और उसको इमरजेंसी लैंडिंग करना रहा बीच में, तो हो सकता है उसको अपने कुछ फ्यूल्स ऐसे हवा में छोड़ने पड़ेंगे सो दैट उसका वेट आ जाए इतने पे कि वो लैंड करवाएगा। यहाँ पे वो फुल्ली लोडेड मतलब फ्यूल वाइज वो प्लेन था, और 700 फीट अगर आप फ्लाइट केस में देखें तो इट्स लाइक कि वो जस्ट टेक ऑफ हुआ है एंड इट्स डॉन। और उसमें ऐसा भी, और वहां पे ये भी नहीं हुआ कि क्रैश होने में कुछ, मेडे एक बार बोलता है पायलट, दूसरे बार इतना ही कम टाइम है कि जब तक उसको उसमें रिप्लाई करे वहां से एटीसी से और फिर से वो बोले, तब तक इट वाज डन। तो यहाँ पे देयर वाज नथिंग लेफ्ट फॉर पायलट टू रिस्पॉन्ड, मैन्यूवर, टू डू एनीथिंग। राइट। एक चीज आपने नोटिस की है, जब लास्ट टाइम सऊदी अरेबिया गए थे मोदी जी तो पहलगाम हुआ। इस बार G7 जा रहे हैं। G7 इज नॉट अ फ्रेंड, कनाडा इज नॉट अ फ्रेंडली कंट्री, और G7 में भी जितनी भी कंट्रीज हैं उसमें से हमारे दोस्त जो हैं वो बहुत गिने चुने हैं। उससे पहले इसका होना संयोग तो नहीं लग रहा है। जी। बिल्कुल, इसमें एक तो प्राइम मिनिस्टर कनाडा जा रहे हैं, और दूसरे जो हमारे मतलब बड़े नेता हैं वो ऑलरेडी निकल चुके थे कल देश से बाहर, और वो अभी मिडिल ईस्ट और उस तरफ के देश की सैर में हैं। तो इस चीज़ को आप नहीं डिस्काउंट कर सकते हैं, क्योंकि एयर इंडिया का, इंडिया से ज़्यादा एयर इंडिया जो है वो डोमिनेट करने का, क्योंकि यहाँ पे दो तीन चीज़ है। इन टर्किश एयरलाइंस के साथ जो है वो बोला गया इंडिगो को कि तुम अपना समझौता तोड़ो। इसका मतलब जो इंडियन जो ट्रैवलर्स हैं जो बड़े देश की फ्लाइट लेंगे, अगर आपके पास टर्किश एयरलाइंस नहीं होता है तो आपके पास तीन ऑप्शन मोस्टली बचेगा। वो एक होगा कि आप कोई भी कतर या जो सऊदी अरब का या दो यूएई का जो आई मीन एयरलाइंस आप उसको यूज करें, या एयर इंडिया वुड बी द अनदर ऑप्शन। तो जनरली होता क्या है कि एतिहाद या एमिरेट्स जनरली वो थोड़े हायर कॉस्ट में मोस्टली आते हैं, तो जो बहुत सारे ट्रैवलर्स हैं यहाँ से वो इस्तांबुल वाला रूट लेते थे। अभी उसके लिए अल्टरनेट रूट क्रिएट होने वाला था एयर इंडिया। इस चीज़ को मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ठीक है ये टेक्निकल फेल्योर हो सकता है, बट वी कैन नॉट डिस्काउंट कि जिस तरीके के लास्ट 15 दिन एक महीना में जो सिचुएशन रहा है, जिस तरह जियो पॉलिटिकल या बॉर्डर पे टेंशन, आप उसमें किसी भी फॉल प्ले को आप डिस्काउंट नहीं कर सकते एज एन रिस्पॉन्सिबल एंड एज एन प्रोएक्टिव कंट्री। भले ही पास्ट में हमारा ऐसा रिकॉर्ड रहा है कि हम काफी कैजुअल एंड रिएक्टिव वे में इस सारे सिचुएशंस को लिए हैं, वेदर उस केस में हमें अपना प्राइम मिनिस्टर की ही क्यों नहीं गंवाना पड़ा हो ऑन मोर देन वन ओकेजन। बट मुझे लगता है कि इन दिस सिचुएशन इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड ऑल द सिक्योरिटी एजेंसीज, डीजीसीए विल बी इवेल्युएटिंग ऑल द एंगल। इवन जहाँ तक बोइंग की बात है तो बोइंग भी इस चीज़ को सारे एंगल्स इन्वेस्टिगेट करने में यहाँ पे उसको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि किसी तरीके का ऐसा फॉल प्ले है तो इट्स नॉट जस्ट ऑन इंडियाज रेपुटेशन, इट्स ऑन द रेपुटेशन ऑफ बोइंग एज वेल। तो दे कैन नॉट जस्ट स्किप अवे, दे विल हैव टू कोऑपरेट इन दिस। सी मनीष, आई बीन सेइंग जब से हमने ऑपरेशन सिंदूर किया है, इसीलिए जब लिस्ट आई, जो अभी 110 लोगों की लिस्ट आई है जो जो इसमें दुर्घटनाग्रस्त हुए, जिनकी मृत्यु हो गई, सबसे पहले जो हमने स्कैनिंग शुरू की थी कि साइंटिस्ट कौन है यहाँ पे, रॉ के ऑफिसर्स कौन है, इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स कौन है, पॉलिटिशियंस कौन है। बिकॉज होमी बाबा के साथ जो हुआ था, देर आर वेरी हाई लाइकली, देर आर वेरी हाई चांसेस ऑफ बीइंग रिपीटेड विद आवर पीपल। जिस तरीके की हम टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं, जिस तरीके के हम हथियार बना रहे हैं, जिस तरीके से स्पेस स्टेशन में स्पेस एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, it we a lot of people are feeling threatened, and it is not just China, it is also US. तो इस चीज को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, इस चीज को डिस्काउंट नहीं किया जा सकता है। और टर्किश मेंटेनेंस का उसी वक्त ये दुर्घटना होना जिस वक्त टर्किश मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ है, थोड़ा सा सस्पिशियस जरूर लगता है। जी मनीष, योर फाइनल कमेंट्स प्लीज। बिल्कुल, क्योंकि इसीलिए मैं इस चीज़ को जस्ट बोल रहा था गायत्री जी, क्योंकि हमारा जो पास्ट में जो इंसिडेंट्स हुए हैं भारत के साथ, जहाँ पे हमारे मतलब टॉप इंटेलेक्चुअल्स या बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी लैप्सेस या जो भी रीजन से हमने बीट लीडर्स इंटेलेक्चुअल्स इस तरीके, जैसे होमी भाभा का जो केस था वो बहुत ही आई मीन फ्रेश केस है जो कि सबके दिमाग में होगा। ऐसा ही हाइटेंड कोल्ड वॉर वाला सिचुएशन था, न्यूक्लियर, एवरीबॉडी वाज रनिंग बिहाइंड न्यूक्लियर प्लांट्स एंड कैसे न्यूक्लियर पावर एटॉमिक बम बनाया जाए, और वहाँ पे
वो घटना होता है, तो किसी भी ऐसे केस को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं जब कि अभी भारत चाहे वो खुद से चाहे वो खुद से वो अपना फाइटर प्लेन बनाने का, खुद से अपना हथियार बनाने का बात कर रहा हो, वहाँ पे हम चाहे वो जो स्पेस टेक्नोलॉजी, हम हर एक जगह पे जब हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स की बिल्डिंग दैट सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग दैट सॉर्ट ऑफ कैपेबिलिटी, उस केस में इस घटना को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारत बहुत बड़ा मार्केट रहा है हर एक चीज़ के लिए रिसेंट पिछले 50-60 सालों में, उस चीज़ को अभी हम तोड़ रहे हैं। जब मार्केट आप तोड़ के आप नया खुद बना रहे हैं, इसलिए मैं बार-बार मैं ये लिख भी रहा हूँ, अपने हैंडल से बोल भी रहा हूँ कि इन दिस मॉडर्न सेटअप, जब करंट में व्हेन आप किसी के साझेदार तभी होगे इस मॉडर्न वर्ल्ड में, चाहे आप उनके लिए बहुत ज़रूरी हो सर्वाइवल के लिए, चाहे यूरोप जैसे यूरोप के लिए यूएस है कि यूरोप के सर्वाइवल के लिए यूएस इंपॉर्टेंट है, चाहे आप उनके लिए बहुत वल्नरेबल हो कि उसको आपको आराम से वो मतलब टूल जैसा यूज कर ले, जैसे पाकिस्तान या यूक्रेन को वेस्टर्न यूएस कर रहा है, या फिर आप मतलब कॉलोनाइज होने के लिए रेडी हो, यू आर अप फॉर सेल इन द मॉडर्न वर्ल्ड। तो ये अगर 4-5 सिनेरियो नहीं रहेगा तो आपको अकेला ही लड़ना पड़ेगा, चाहे जैसे चाइना आगे बढ़ा है, क्योंकि अगर गिवन वो हमारा एडवर्सरी है, फिर भी एक एग्जांपल देना पड़ेगा कि जब वो पिछले 25-30 सालों में आगे बढ़ा तो एवरीवन बिकेम अगेंस्ट चाइना, सेम हैपेंड विथ रशिया, राइट। तो अभी भी नो इट्स इंडियाज टाइम कि इंडिया उस तरीके के कोल्ड वॉर जैसे सिचुएशंस में एंटर कर रहा है जहां देयर वोंट बी डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन विद द बिग पावर्स। आज तक रशिया और यूएस एक दूसरे पे कभी एक गोली नहीं चलाया है, लेकिन सबसे ज्यादा उसी दोनों के बीच में टेंशन बना हुआ रहता है हमेशा। तो उस चीज को वी विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट, और अभी हमारा जो प्रिपरेशन जो हैंडलिंग है वो वैसा ही करना पड़ेगा। और जो भी ऐसे छोटे से छोटे घटनाओं को विल हैव टू इवेल्युएट। अचानक से इंडिया में इतने स्पाइस पकड़े जाते हैं, इतने हनी ट्रैप के केस आते हैं, ये पूरा सिग्नेचर कौन सा कैरी कर रहा है? ये वही सिग्नेचर कर रहा है जो कभी रशिया और यूएस के बीच में होता था, और बाद में वो थोड़ा बहुत वो चीज ट्रांजिशन यूएस चाइना के बीच में होना चालू हुआ। तो इस तरीके का केसेस जो है वो विल हैव टू लुक एट फ्रॉम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। भले ही बहुत सारे लोग जो हमारे इस कन्वर्सेशन को सुनेंगे बोलेंगे ये जस्ट घटना हुआ है, हम लोग इतने सारे एंगल को क्यों एक्सप्लोर कर रहे हैं? क्योंकि ये घटना एक साधारण समय में नहीं हुआ है, एक असाधारण समय में हुआ है, और साधारण जो जियोपॉलिटिकल जो वैश्विक सिचुएशन है उसमें हुआ है, इसलिए हमें वो सारा एंगल को इवेलुएट करना पड़ेगा। स्पेशली जब मोदी जी G7 के लिए जाने वाले हैं, और और ऐसा हमारे एक और नेता और ऑलरेडी जो निकल चुके हैं वहाँ। हमारे राहुल गांधी तो बाहर गए हुए हैं, दुबई, कतर। उनकी संवेदना आई या नहीं आई? क्योंकि संवेदना देने में भी वो थोड़ा देर लगा देते हैं, क्या करें, थोड़ा बिजी ज्यादा रहते हैं, शाम का समय भी है, समझदार को इशारा काफी है। तो इस बार कहाँ गए हैं मनीष जी? क्योंकि ऐसा क्यों होता है कि जब ये परिवार बाहर जाता है तो या तो दुर्घटना होती है, या घटना होती है, या प्रोटेस्ट होता है, या राइट जैसी सिचुएशन होती है। मैंने सुना है दुबई, कतर होते हुए वो आगे कहाँ निकल गए हैं, किसी को इस बारे में नहीं पता। देखिए उनका प्लान जो है वो काफ़ी स्पेसिफिक रहता है, उसमें उनके पार्टी के लोगों को भी नहीं पता रहता है कि वो कहाँ जाएंगे, सिर्फ जहाँ जब उन्हें वहाँ से कुछ फोटो या ये आता है तब तो पता चलता है। लेकिन जो उनका प्लान है अभी का वो शायद मिडिल ईस्ट, इजिप्ट वगैरह का उसमें दिख रहा है। इजिप्ट वही देश है जहाँ से बोरोन आया था पाकिस्तान में रिसेंटली, तो वो एक दिख रहा है वो। और उसके बाद एक जो देश अभी अभी हम लोग डिस्कस किए उसमें उनके ऑफिस का भी कुछ न्यूज़ आया, तो हो सकता है कि वहाँ का भी विजिट हो, लेकिन अभी कुछ ऑफिशियली वो कहीं भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। एंड ये मुझे लग रहा है कि जब ऐसी घटनाएं भारत को इस चीज़ के लिए, इस तरीके के सिचुएशंस के लिए विल हैव टू बी 2 times मोर अलर्ट देन व्हाट वी यूज्ड टू बी। जब मैं 2 times बोल रहा हूँ, कहने का मतलब है कि यहाँ पर हमें हमारा अलर्टनेस सिर्फ बॉर्डर पे नहीं, बॉर्डर के अंदर भी, क्योंकि जब बड़े पावर्स के बीच में जब लड़ाई होगी तो वो कभी भी आपके बॉर्डर पे गोली चलाने के लिए वो पाकिस्तान जैसे कुछ प्रॉक्सी फ्रंट्स आएंगे, जो आपके जी, असली जो अहित पहुंचाने वाले होंगे वो इस तरीके के या ऐसे मतलब इनडायरेक्ट, या पहले कोल्ड वॉर नाम था उस टाइप के मोड में आएंगे। जी। थैंक यू सो मच मनीष जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मुझे फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सतर्क रहिए, मोर देन एवर सतर्क रहिए, सजग रहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।